यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज भारतीय आर्मी ने चाइना के एक सोल्जर को हमारे क्षेत्र में पकड़ा। मैं आपको बता दूं कि डेम चौक के एरिया में उसकी गिरफ्तारी हुई। और डेम चौक की ख़ास बात यह है कि डेम चौक एक बड़ा गांव है और उस गांव का आधा हिस्सा एक बीच में नाला या नहर टाइप की है या रास्ता वो है, उसके एक साइड में, उसके साउदर्न साइड में हिंदुस्तान में पड़ता है डेम चौक, और उसका दूसरा हिस्सा चीन ने कब्जा करके रखा, जो आज से लगभग 20 वर्ष पहले या 15 वर्ष पहले तक भारत में हुआ करता था। वो अभी चीन ने कब्जा करके रखा। अगर दोनों हिस्सों को मिलाकर देखेंगे डेम चौक के, तो एक तरफ तो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है और दूसरी तरफ इंडियन साइड में देखेंगे तो झोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं। लेकिन डेम चौक के जो लोग हैं, मैंने एक पीछे भी आपको एक बात बताई थी कि डेम चौक का एक निवासी जो वहाँ राष्ट्रगान गाया करता था, 26 जनवरी 15 अगस्त को वहाँ झंडा फहराया करता था और सैल्यूट मारता था और खूब भारत माता की जय करता था, उस पर चाइना हमेशा से ऑब्जेक्शन लगाता आया है भारत सरकार के ऊपर कि ये हमको उकसा रहे हैं। जबकि वो एरिया जो डेम चौक का दूसरा हिस्सा है जो चीन के कब्जे में है, वो डेम चौक भी भारत का ही है। और लेकिन चीन धीरे धीरे आगे उसकी पॉलिसी के तहत बढ़ता चला है और उस एरिया में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। मज़े की बात यह है कि वहाँ पर बिजली फ्री है, वहाँ पर टेलीफोन फ्री है, वहाँ पर खाना पीना फ्री है, वहाँ की सुविधाएं फ्री हैं, वहाँ की मार्केट में सारी सुविधाएं हैं। और भारत के हिस्से में कुछ नहीं, क्योंकि हमने कभी उधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया और ना ही हम उधर कभी गए। वो हमारे हिस्से में पकड़ा गया है। तो आर्मी का कहना अभी इस समय कुछ और है, मैं उसको पूरा अभी डिस्क्राइब करूंगा। उससे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से भारत में अभी 8वें राउंड की बात होने जा रही है और जो सिचुएशन है, चीन अपनी चालें लगातार चलता रहता है और कुछ न कुछ भारत सरकार को बरगलाने की कोशिश करता है, जैसे वो पुरानी सरकार को बरगलाने की कोशिश करता रहा है। आज भी वो 8वें राउंड की जो बात करने जा रहे हैं, उसमें भी वो एक नई चाल फेंक रहे हैं। और वो नई चाल जो फेंक रहे हैं, उनको लगता है कि भारत को पता नहीं होगा। वो ये कहते हैं कि डीएस्केलेशन से पहले डी आर्मरी करो, यानी कि वहां बाउंड्री से हटने से पहले आप अपनी आर्म फोर्सेस को वापस ले लीजिए, और हम भी अपनी आर्म फोर्सेस को वापस ले लेते हैं। तो उनका कहना है कि जो हमारे टेंट तंबू लगे हुए हैं, जहां पर हम चौकियां बनाकर हमारी पेट्रोलिंग चल रही है, दोनों साइडों पर चूंकि सशस्त्र सैनिक लग गए हैं, सब तैयारियां हैं, हमने मेडिकल असिस्टेंस के लिए वहां पर हॉस्पिटल बना दिया है, उन्होंने भी बना लिए हैं, उन्होंने भी तोप गोला बारूद वहां पर लाकर इकट्ठा करें नॉर्दर्न पोर्शन पे, हमने भी साउदर्न पोर्शन पे पूरी सीमाएं सजाई हुई हैं। आप सबको ये बात मैं पहले भी बहुत बार कहता आया हूँ कि ये जो लेक है, लेक का पैंगोंग लेक के नॉर्थन हिस्से में वो उन्होंने अपनी आर्मी सजाई हुई है, और जो डिस्प्यूटेड एरिया है जहाँ पर हम दोनों पेट्रोलिंग करते थे, वहाँ पर उन्होंने परमानेंट चौकी बनाए रखी। और साउदर्न पोर्शन में रेजिंग ला से लेकर रेंगला तक जो हिस्सा है, उस पर भी दोनों पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन उस हिस्से को हमने पूरा कैप्चर करके रखा है और वहाँ पर हमने सेनाएं सजा दी हैं। अब उनका जो नया फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में वो कहते हैं कि आप अपनी आर्मर्ड्स यूनिट वहां से साउदर्न पैंगोंग लेक पर जो आपने लगा रखी है, वहां से आप विड्रॉ कर लीजिए। कहां तक विड्रॉ कर लीजिए, अब मैं आपको, और वो कहते हैं कि हम नॉर्दर्न से विड्रॉ कर लेंगे। अब मैं आपको इन दोनों के बीच का प्रॉब्लम बताता हूं क्या। अब ये जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, जहां पर जैसे रेजिन ला या हम चांगला या मार्सिमिक ला या नाथुला, ये ला का मतलब होता है दर्रा। दर्रे से, जहां से रास्ते बनते हैं, पहाड़ चारों ओर रहता है, दर्रे रहते हैं, दर्रों के बीच से रास्ता बनता है। अब पैंगोंग लेक के साउथ में हम बैठे हुए हैं और साउदर्न पोर्शन में जो दर्रे हैं, जिनको हम चांगला और मार्सिमिकला, ये दो रास्ते हैं, दो दर्रे हैं, वो ये कहते हैं कि आप साउदर्न एरिया में जहां पर आपने आर्मरी लगा रखी है, वहां से आप पीछे चले जाइए।
हमारी समस्या ये है, अब देखिए वो कितना दिमाग लगा रहे हैं। हमारी समस्या ये है कि हमने पिछले 70 वर्ष में उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, वहां रास्ते डेवलप नहीं किए। हमारी आर्मी एक साथ अगर हम कहें कि वहां पहुंच जाएगी तो नहीं पहुंच सकती। वो युद्ध अभी हमने सजा रखी है, धीरे धीरे हमने सारी पहुंचा दी, वहां बॉर्डर सज चुका है, हमारी फुल स्ट्रेंथ से हम लगे हुए हैं, फिर एयरफोर्स काम करेगी, सब कुछ ठीक है। आज हम युद्ध लड़ सकते हैं, वहां पर हम ऊंचाई पर हैं, उनको 8 सैनिक चाहिए होंगे, हमारे पास 1 सैनिक अगर है तो सफिशिएंट है, और फिर एयरफोर्स जब काम करेगी तो हम ऊंचाई पर हैं, हम लड़ सकते हैं। लेकिन जब हम ये चांगला और मार्समिक लॉ का दर्रा पार करके पीछे आ जाएंगे तो अब सर्दी बढ़ने वाली है। सर्दी बढ़ने की वजह से वहां पर बर्फ आ जाएगी और ये दर्रे बंद हो जाएंगे। जब ये दर्रे बंद हो जाएंगे और वो अगर अब साउदर्न पोर्शन में घुसते हैं या हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं या हमारी साइड में घुसते हैं तो हमारी फौजों को वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगने वाला है। इतनी देर में वो उसको कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि हमें वहां पहुंचने में 1 हफ्ता भी लग सकता है और उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो अब उनका प्लान ये है कि आप अभी इसको विड्रॉ कर लीजिए और इसको विड्रॉ करने के साथ साथ हम फिर उसके बाद डिस्केलेशन करेंगे, यानी कि जो चौकियां बना रखी हैं वो डिस्केलेशन करेंगे। अब उनकी और चालाकी क्या है, ये जब हम मार्समिक लॉ की बात करते हैं और कॉन्ग लॉ की बात करते हैं तो मार्समिक लॉ और कॉन्ग लॉ की जो कनेक्टिविटी है वो उनके पास एक 6 लेन का हाईवे है। काशगर लाशा का 6 लेन का हाईवे है। काशगर लाशा के 6 लेन के हाईवे से ये जो दर्रे हैं ये मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। उनको केवल उस हाईवे से 10 किलोमीटर इधर आना है और वो यहाँ बॉर्डर लाइन पर पहुंच जाएंगे, ये LAC पर पहुंच जाएंगे और युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब 10 किलोमीटर क्या वैल्यू रखता है, लेकिन हमको बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा और हमारे पास किसी प्रकार का वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी जो BRO बना रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन फिर भी हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए। वो 1962 से इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बना रहे हैं और हम जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के वहां प्रयास कर रहे थे तो वो हम पर ऑब्जेक्शन लगाते थे, हम पीछे विड्रॉ कर जाते थे। हमने बहुत बार कह चुका हूं कि वो आगे बढ़ते आए, हम पीछे चलते आए। और यहां तक कि हम जहां पेट्रोलिंग करते हैं, ये जो डेम चौक का एरिया है, यहां पर एक नहर से पुल बना हुआ था। उस पुल से हम पार करके हमने एक लकड़ी का टेम्परेरी ब्रिज टाइप का बनाया था उस नाले को पार करने के लिए। वो पार करके हम उस ओर जहां तक हम पेट्रोलिंग कर सकते थे वहां तक करते थे। चीन ने ऑब्जेक्शन लगाया और चीन ने ऑब्जेक्शन लगाया तो हमारी सेना ने, ये बात मैं कर रहा हूं 2010-11 की, हमारी सेना ने बॉम्ब लगाकर उस ब्रिज को तोड़ दिया, टेम्परेरी लकड़ी का ब्रिज तोड़ दिया। और फिर हम वहां पर पेट्रोलिंग करने के लिए वहां से 20 किलोमीटर दूर जाते, 20 किलोमीटर दूर से हम एक दूसरे ब्रिज से दूसरे रास्ते से पार करते और फिर हम वहां पर पेट्रोलिंग करते और फिर हम वापस जाकर अपने कैंप में आते। इतना लंबा, यानी कि 20 और 20 40-50 किलोमीटर हमको चलना पड़ता था उस साइड में जाने के लिए, जो कि केवल एक लकड़ी के ब्रिज से हम पार कर लेते थे। वो भारत सरकार ने उस समय चीन के ऑब्जेक्शन लगाने की वजह से, क्योंकि चीन ने यह कहा कि यहां से जब आप रास्ता बना लेते हो तो हमारे हिस्से में जो क्षेत्र है वहां आप तुरंत चले आएंगे और इससे हमें खतरा बढ़ जाता है और इससे हमें समस्याएं हो जाएंगी, हमको भी आर्मी पूरी लगानी पड़ेगी और हमको पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। और ये कह के वो ब्रिज तोड़वा दिया, लकड़ी का ब्रिज। आप समझ लीजिए कि भारत सरकार किस लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती रही है और किस प्रकार से रोडें बनाती रही हैं। आप अगर पुरानी पिक्चरों में देखेंगे आज से 10 साल पहले, तो आपको वहां जो रोडें हमने रिकॉग्नाइज कर रखी थी, वहां आप समझ लीजिए कि इंसान नहीं चल सकता। जहां से हमारी फौजें निकल कर जाती थी, गिरती पड़ती, किस प्रकार से वहां पहुंचती थी। अब वहां पर हाईवे बन रहे हैं, वहां पर रास्ते बन रहे हैं, वहां पर फौजों के एक्सेस के लिए रास्ते बन रहे हैं। चीन को यह बहुत बड़ी समस्या है। चीन पे इसके अलावा भी वो कह चुका कि आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर यहां बढ़ा लोगे और अच्छे से बना लोगे तो आप गिलगिट बाल्टिस्तान पर हमला कर सकते हैं, और गिलगिट बाल्टिस्तान पर अगर आप हमला कर देंगे तो वहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा, और हमारा इन्वेस्टमेंट है जो हमने साठों हजार करोड़ रुपया का वहां पर लगा कर रखा है वो सब हमारा बेकार हो जाएगा। और पूरे यूरोप को जाने की हमारी जो वन रोड वन इनिशिएटिव है वो खत्म हो जाएगा, या आपसे उसको खतरा रहेगा, आपके कब्जे में रहेगा, आप कभी भी बंद कर सकते हैं। ये अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाते ही स्टेटमेंट देते समय उनके विदेश मंत्रालय ने कहा। आप समझ लीजिए कि ये चीन की चाल है और इन चालों में
चीन हमको पूरी तरह से फंसाने की कोशिश कर रहा है। और यह हुआ था 62 में। मैंने आपको कहा कि 62 में अगस्त में युद्ध हुआ था, जुलाई अगस्त में। क्यों हुआ था? क्योंकि यही सिचुएशन बन गई थी और ऐसी सिचुएशन में भारत सरकार को उन्होंने कन्विंस कर लिया था, नेहरू जी को उस समय, कि आप पीछे हट जाइए, हम भी पीछे हट जाते हैं। जो हम पीछे हैं तो उन्होंने हमला कर दिया और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, तो हमें वहां तक पहुंचने में भी बहुत सारी समस्याएं हो रही थी और हम वहां नहीं पहुंच पाए। नतीजा निकला कि हमारी फोर्सेस वहां नहीं पहुंच पाई। हमारी जो स्ट्रेंथ थी, पहले तो हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि नेहरू जी तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के हिस्से थे, कहते थे कि हमें फौजों की जरूरत ही नहीं है, हमें किसी से युद्ध नहीं लड़ना। हालांकि वाजपेयी जी जैसे लोगों ने उनको पार्लियामेंट में कहा था कि हमारी गाड़ी हम सही चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा नहीं ठोकेगा, हम सही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चीन विस्तारवादी है, चीन हम पर हमला कर देगा इसलिए फौजें चाहिए। लेकिन नेहरू जी उनसे कहते थे, तुम बच्चे हो, तुमको अभी समझ नहीं आएगी इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है। जब कब्जा हो गया और उस समय के आरएसएस ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से इनकी मदद करी, तब इनको समझ में आया। और 64 के जो 65 का जो 26 जनवरी की परेड थी, उसमें आरएसएस वालों को भी बुलाया था। क्यों? क्योंकि उस समय युद्ध काल में वाजपेयी जी, उस समय आरएसएस वाले और उस समय जनसंघ हुआ करता था, या और जो नेशनलिस्ट थे, जो नेहरू के घोर विरोधी थे, वो भी देश के नाम से वहां पर अपनी पूरी शक्ति से लग गए थे। और यहां तक कि हमारे पास सैनिकों की कमी थी, तो पुलिस के हथियार और पुलिस लगा दी गई थी दिल्ली में। जो ट्रैफिक व्यवस्था है, वो ट्रैफिक व्यवस्था भी संघ वालों ने, आरएसएस वालों ने अपने हाथ में ले ली थी। और मजे की बात है, जब तक युद्ध चला था तब तक एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ। इतना जब किसी में लड़ाई हो जाती तो संघ वाले उनके घर जाकर चाय पीकर आते और उनको समझा कर चले आते, युद्ध लड़ाई करने ही नहीं दी। लेकिन बॉर्डर पर जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन पर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से, हमारे पास सैनिक कम होने की वजह से और हमारे पास पहुंच न होने की वजह से हम वो युद्ध हारे। और हम उस समय 37,000 किलोमीटर या उससे अधिक का स्क्वायर किलोमीटर हम उनको गवा बैठे। आज 43,000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उनके कब्जे में है। चाहे वो उन्होंने हमसे कब्जा कर लिया हो या पाकिस्तान ने उनको दान दे दिया हो। कि दान की बच्ची के दांत क्या गिनने, वो तो जबरदस्ती का इलीगली कब्जा था, इसलिए उनको दान देने में भी कोई समस्या नहीं है, उन्होंने उनको दान कर दिया। ये सेम चाल जो उन्होंने उस समय नेहरू के साथ चली कि आप अपनी सेनाओं को पीछे ले लो, युद्ध से पहले अपनी सेनाओं को पीछे ले लो, और हम अपनी सेनाओं को पीछे ले लेते, दोनों डिस्कलेट हो गए। और डिस्कलेट होने के बाद उन्होंने पूरी ताकत से हमला कर दिया और हम वहां जो मेरे पास शक्ति थी, उस शक्ति से भी हम नहीं लड़ पाए। आज वो मोदी से भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि आप अपनी आर्मरीज को पीछे ले लीजिए, फिर उसके बाद डिस्कलेशन कर लेते हैं। अब मजे की बात है कि उन्होंने वहां, उनका जो बॉर्डर है वो 10 किलोमीटर केवल दूरी पर है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार नहीं है, हो रहा है, बन रहा है वहां पर। तो बनने पे ही वो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि अगर आप बना लोगे तो भविष्य में युद्ध की सिचुएशन बराबर हो जाएगी। हालांकि हमारा 1 सैनिक और उनके 8 सैनिक, ये सिचुएशन में वो, मुझे लगता है कि जो ये चीन का सैनिक पकड़ा गया है, जिसका नाम कॉर्पोरल वांग या लॉन्ग है, ये चीन का सैनिक जब इधर आया, जब मैंने चुशूल उसकी डेमचोक की बात करता हूं, तो डेमचोक के उस हिस्से में जो चीन के कब्जे में है, उस हिस्से में ऑलरेडी उनके सैनिक रहते हैं। वो उस एरिया से ये जो बीच का रास्ता है, जिसको नहर या नाला कहते हैं, इसको क्रॉस करके इधर आया। तो क्या करने की कोशिश कर रहा होगा उस समय? अब 2012 की श्री आशुतोष जी जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र का एक टोली वहां पर गई थी और उसने वो सर्वे किया था मिलिट्री के परमिशन से। वो सर्वे में उन्होंने डेमचोक का सर्वे खास तौर से किया था। डेमचोक के लोगों ने कहा कि चाइनीज सैनिक हमारे पास आते रहते हैं और आने के बाद वो कहते हैं कि मोबाइल फोन का सिग्नल हमारा लो, फ्री में मोबाइल इस्तेमाल करो, मोबाइल भी मेरे इस्तेमाल करो, फोन मेरे इस्तेमाल करो, बिजली चाहिए तो बिजली पूरी हमारी इस्तेमाल करो, सब कुछ हम फ्री देंगे। लेकिन इस तरफ के लोग लगातार ये कहते थे, नहीं आप चीन के लोग हैं, आप हिंदुस्तान में कैसे ऐसा कर लेंगे, आप हिंदुस्तान में कैसे ये हम आपका कोई भी सामान फ्री में भी नहीं ले सकते, क्योंकि हम हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, भारतवर्ष हमारी मातृभूमि है। डेमचोक के लोगों को बरगलाने और समझाने के लिए चीनी सैनिक उस एरिया से इस एरिया में लगातार इन्फिल्ट्रेट पहले से करते आए हैं। अभी चाक चौबंद होने की वजह से भारत सरकार चूंकि बहुत इस समय
अलर्ट पर है। और 2014 के बाद भारत सरकार ने जिस तरह से बॉर्डर्स पर अपनी गतिविधि बढ़ाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना शुरू किया है, डैम चौक में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, डैम चौक को आधुनिक बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है या पैसा निकाला है और वहां डेवलपमेंट चल रहे हैं, तो यह संभव है कि चीन का सैनिक जो पकड़ा गया है वो उन लोगों को कन्विंस करने के लिए आया हो, और कन्विंस करने के लिए कि हम भारत सरकार से बहुत अच्छी तुम्हारी मदद कर देंगे। या उनके, चूंकि दोनों गांव एक से ही हैं, गांव के आधे लोग उधर रहते हैं, आधे लोग इधर रहते हैं, और एक दूसरे से मिलते भी हैं, आते जाते रहते हैं, वो भाई बंधु ही हैं, लेकिन वो उधर वाले लोग भी भारत के पक्ष में रहते हैं और वहां की सूचनाएं डैम चौक के इधर वाले लोगों को देते रहते हैं, बच बचाकर जैसे भी वो सूचनाएं दे सकते हैं। लेकिन चूंकि चीन की सेना वहां पर लगी हुई है, इसलिए बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते। तो वो सैनिक इधर आकर इनको कन्विंस करना, इन यहां पर जो उनके जानने वाले हैं, कुछ यहां से भी स्पाइनेज करते होंगे, कुछ सूचनाएं इधर से उधर देते होंगे, तो यहां से सूचनाएं देने का काम, या यहां पर पहले सिग्नल चीन का पकड़ा करता था और फ्री में वो फोन इस्तेमाल होता था। भारत सरकार ने वहां जैमर्स लगा दिए हैं। जैमर लगाने का मतलब हो गया कि अब उधर का सिग्नल इधर नहीं आ सकता और इधर से उधर का कोई टच नहीं हो सकता, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, और इधर की कोई गतिविधि उधर सूचना नहीं जा सकती है। वो केवल सैटेलाइट से पता कर सकते हैं, लेकिन जो ऑन लाइव सिचुएशन है कि आर्मी क्या कर रही है, कहां पर लगी है, क्या सिचुएशन है, क्या तैयारी कर रही है, अंदर क्या पीछे से चल रहा है, वो सारे जैमर लगने की वजह से इधर से उधर नहीं हो पा रहे हैं। तो ये संभव है कि चीन का सैनिक इस साइड में आया हो ये सोच कर कि हम वहां पर कुछ सूचनाएं ले लेंगे, या जो सूचनाएं कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा हो उस कम्युनिकेशन को लेने का प्रयास वो यहां कर रहा होगा, और यहां पर वो रंगे हाथों कुछ चार्ट, कुछ आर्मी के नक्शे, कुछ इंडियन साइड के नक्शे, कुछ अपनी साइड के नक्शे हाथ में लिए पकड़ा गया। अब लेकिन खास बात इसमें यह है कि जब वो सोल्जर इस तरफ चला होगा तो पीएलए ने भारत की आर्मी को इन्फॉर्म कर दिया कि मेरा एक सैनिक मिसिंग है। अब ये जब पकड़ा गया तो वो मिसिंग सैनिक ही बताया जा रहा है कि वो मिसिंग सैनिक है। अब भारत की आर्मी जो इंटेलिजेंस रहती है वो उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ करने के बाद अगर कुछ नहीं पाया गया या कोई ऐसी अलर्ट की सिचुएशन नहीं पाई गई तो फिर उसको वापस करना है। अगर कुछ पाया गया तो फिर उस पर इन्वेस्टिगेटिव चलेगा, उस पर एक ट्रायल चलेगा। लेकिन अभी तक सिचुएशन ये है कि जो उसके पास नक्शे पाए गए हैं वो जनरल नक्शे हैं, लेकिन नक्शा लेकर कोई सैनिक वहां से चला है का मतलब क्या है कि वो क्या करने के लिए चला है। अगर नक्शा लेकर वो यहां पर चला या उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तो डॉक्यूमेंट्स तो संभव है कि भाई उसकी आर्मी के पास भी होंगे और सैनिक रखते हैं, और कॉर्पोरल लेवल का, चूंकि कॉर्पोरल लेवल का अधिकारी है तो अधिकारियों के पास डॉक्यूमेंट्स होना स्वाभाविक है, नक्शे भी होना स्वाभाविक है। लेकिन ये भी, इससे भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता कि वो डैम चौक के इस एरिया में कुछ पता लगाने के लिए आया हो या भारत की तैयारी देखने आया हो कि अगर हम घुसते हैं तो भारत कितना अलर्ट है, क्या हम छुपकर सेनाएं घुस सकती हैं। और उससे पहले उन्होंने प्लान बनाया हो कि हम भारत की सेना को यह सूचित कर देंगे कि हमारा एक सैनिक खो गया है, और जब आप पकड़े जाएंगे तो सीधा सीधा वापस आना, नहीं पकड़े जाएंगे तो समझ लेना कि हमें उस एरिया पर भी कब्जा कैसे मिल सकता है। यह संभव है कि ऐसा चल रहा हो। तो चीन जो लगातार खेल खेलने की भारत के साथ कोशिश कर रहा है वो शायद ये नहीं समझ पा रहा है कि भारत, आज का जो भारत है ना वो सामान्य भारत नहीं है। आज मोदी का भारत है, आज श्री कृष्ण भगवान की नीतियों पर चलने वाली सरकारें बैठी हैं, आज डरपोक सरकारें नहीं बैठी हैं जो आपके डर से डर जाएंगी। इसलिए इस पर बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए और पूरे देश को अलर्ट रहना चाहिए, खास तौर से लद्दाख के लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। आर्मी को तुरंत सूचना देनी है कि आखिर वो लोग क्या करना चाहते हैं या किस हद तक जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।